हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ कि मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था 20 जुलाई को। तो कैसा गया मेरा एग्ज़ाम और किस लेवल के क्वेश्चन थे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ था, कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन मतलब 16 जुलाई के तुलना में आसान था। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं 3 बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम बिहार पुलिस का निकालने का। तो अभी फ़िलहाल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हूँ और उसमें जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार का एग्ज़ाम देते रहता हूँ ताकि ताकि कोई किसी अच्छे लेवल का जब एग्ज़ाम हो, क्योंकि क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में वही रहते हैं, बस थोड़ा सा लेवल बस चेंज करते रहते हैं ये लोग। तो उसी के रिगार्डिंग किस तरह का किस लेवल का क्वेश्चन था आज मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ना तो बहुत टफ़ आ रहे हैं और ना तो बहुत लो आ रहे हैं। जैसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि अरे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 20 जुलाई को बहुत आसान आ गया, 16 जुलाई को बहुत टफ़ था। तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 नहीं तो फिर 40 से 50 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि वास्तव में आसान थे। लेकिन जो 50 से 100 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा टफ़ नहीं बोलूँगा मैं उसको, लेकिन मॉडरेट ज़रूर थे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस मैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मुझे याद था, तो मैंने लगभग में 50 से 55 क्वेश्चन मैं उसको लिखा हूँ जितना याद था। माइंड में जितना आ रहा था मेरे को, उसको मैं लिखा हूँ। टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा कि किस लेवल कौन-कौन से क्वेश्चन थे। तो और कुछ टॉपिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आप पढ़ ले तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जॉब में हूँ तो इस वजह से मुझे पढ़ाई उतना टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम ऐसे अभी मुंगेर में पड़ा था, तो जहाँ पे मैं होटल में रुका हुआ था, वहाँ पे रात को मैं करीब 2 बजे होटल में एंट्री किया। उस समय से मैं थोड़ा बहुत कुछ-कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया। और वास्तव में मतलब कि समझ लीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर तक जाने से, और उस समय मतलब 3-4 घंटा मैं पढ़ाई किया होगा। उससे मेरा 10 क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट उसमें से हिट कर गया। तो मैं बताऊँगा आप लोगों कि वो कौन से चैप्टर हैं जिनसे हमेशा बिहार पुलिस का आप बिहार पुलिस या फिर बिहार का कोई भी सा भी एग्ज़ाम आप दें, तो उसी से उसका उस टॉपिक कन्फर्म उसमें आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीके और करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग किसी स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर का नाम ले रहे थे। देखिए, कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ना और ये पढ़ना, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोचिंग सेंटर वाले नहीं, मतलब उनसे उनका क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है। देखिए, कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, और कॉन्सेप्ट के वजह से ही क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मतलब डायरेक्ट उनका पढ़ाया हुआ में से नहीं आएगा, लेकिन उसी के वजह से आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं तो कहूँगा कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप कोचिंग लीजिए, और अगर नहीं, आप उतना सक्षम नहीं हैं, तो अपना घर पे ही रह कर के आप तैयारी कर सकते हैं, घर से भी हो जाता है। वैसे तो मैं किसी कोचिंग में नहीं गया हूँ पढ़ने ये सब एग्ज़ाम के लिए। मैं 11,880 वाले से एग्ज़ाम दे रहा हूँ बिहार पुलिस का। उस समय मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था 11,880 वाले में, उसमें मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ था। एग्ज़ाम दिया था मैं दरभंगा जा कर के, लेकिन उसमें मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ था। उसके बाद 8415 में मेरा रिज़ल्ट हुआ। उसमें मैं फ़ाइनल मेरिट से बाहर हो गया। उसमें डेट ऑफ बर्थ की वजह से मैं फ़ाइनल मेरिट से बाहर हो गया। उसके बाद 21,800 ये कुछ समथिंग वैकेंसी था, इसमें भी मेरा रिज़ल्ट हुआ था, लेकिन इसमें मैं रनिंग नहीं करने आया। और इस बार फिर से मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया हूँ। इसमें करीब मेरा 75 और 80 लगभग में सही होगा। अब बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करेंगे कि ये 75 प्लस कैसे आप कर दिए, इतना मतलब कि ये वो बहुत सारे तरह की बात बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई। पढ़ाई जो कर रहा है वो वास्तव में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता है। आप लोग ये जो 11-12 अभी करके जो लड़के बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कोई कोई आदमी जो 2015 में इंटर किया है, मैट्रिक किया है, जो 2015 में मैट्रिक किया है, 2017 में इंटर किया, वो सब तो भाई पढ़ रहा है उतना दिन से, तो उसको तो कुछ अनुभव है ही ना। वो आपके जैसा कैसे 60 पे ही रह सकता है। वो तो 70-80 कर ही सकता है। तो करें अभी फ़िलहाल
सबसे पहले तो मैं जीके जीएस का बात करूँगा, तो आप लुसेंट लुसेंट को एकदम रामबाण बना लीजिए। लुसेंट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसका आप बहुत सारे लोग को हार्ड लगता है, लेकिन आप बार बार जब पढ़ेंगे उसको सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बांट दीजिए, उसके बाद उससे पढ़ाई कीजिए तो हो जाता है। बहुत हार्ड भी नहीं है, जब आप बार बार उसको पढ़िएगा तो आसान लगने लगता है और हो जाता है। लुसेंट से बढ़िया अभी कोई किताब मार्केट में हमको तो नहीं लगता। मैं भी अभी फ़िलहाल बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी से पढ़ाई कर रहा हूँ और उसमें करीब मेरा अच्छा खासा नंबर अभी बिहार दरोगा का मॉक में भी आ जाता है। तो लुसेंट आप जीके जीएस के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन उसमें बहुत आ रहा है। करेंट अफेयर्स से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला, लेकिन वो सारे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा ही क्वेश्चन था, उतना कुछ डीप जा कर के नहीं पूछ रहा। अब जैसे मेरे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ इस बार किनको दिया गया। तो ये तो मतलब कि एक जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है या फिर जो रेगुलर पढ़ाई में लगा हुआ उनके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि अभी फिडे रैपिड विश्व फिडे रैपिड विश्व चैम्पियनशिप हुआ है, वो जो उन लोगों का, तो उसमें कौन मतलब कि जीती हैं, भारत की एकमात्र महिला जो 2 बार जीती है, ये क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स में। फिर 12 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी किस देश के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश में गए थे, ये क्वेश्चन था, तो ये मॉरिशस में गए थे। तो करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आता है तो मैं तो कहूँगा कि चुपचाप आप गौरव सर जो करेंट अफेयर्स पढ़ाते हैं फुलपत्ती वाली क्लास में, उससे आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा, आप रेगुलर उनका क्लास देखिए। आप जब देखोगे तो कुछ दिन आपको बोझ लगेगा कि अरे 1.5 घंटा का क्लास है, 1.25 घंटा का क्लास है, कैसे होगा। लेकिन उनका पढ़ाने से आप ये हो जाता है कि आपका जो कुछ स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन होता है वो अच्छे से करा देते हैं। और उनका पढ़ाने से एक चीज़ मुझे बेनिफिट ये लगता है कि वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाते हैं, इस वजह से ज़्यादा रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और याद हो जाता है। और एग्ज़ाम में आप किस चीज़ को एक बार पढ़े हैं उस चीज़ आप नहीं बना पाइएगा एग्ज़ाम में, लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार पढ़े हैं वही चीज़ वहाँ पे जा कर के सही हो पाता है। और जीके जीएस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। मैथ से मेरे एग्ज़ाम में तो 6 क्वेश्चन थे और सारे बेसिक लेवल का ही था। अगर आप लोगों को मैथ में देखिए कुछ ही स्पेसिफिक चैप्टर है जिससे ये लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एपीजीपी आप देख सकते हैं, एपीजीपी से बार बार क्वेश्चन आ जाता है। प्लस में आप परसेंटेज पढ़ सकते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन देता है। इन लोग का एक फेवरेट टॉपिक है एसआई और सीआई का अंतर निकालने वाला, ये दे देते हैं। तो वो ये लोग लगभग बार बार पूछते हैं। फिर इनका एक घनाभ से ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, बार बार ये पूछते हैं। तो यही 3-4-5 टॉपिक है मैथ का, जिसको आप पढ़ करके आप जाके आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैथ का हुआ। मैथ के बाद हिंदी और इंग्लिश का बात करते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन पहले जब हम देते थे एग्ज़ाम तो उस समय थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता था हिंदी का, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ इसमें मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, ये कौन सा काल में आएगा, भूतकाल में आएगा, भविष्य काल में आएगा और वर्तमान काल में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस में एक क्वेश्चन मेरे में था कि अवसर का लाभ उठाना का सही अर्थ में मुहावरा कौन सा होगा। तो बहती गंगा में हाथ धोना, और 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो बहती गंगा में हाथ धोना। एक क्वेश्चन था कि घुटने टेक देना, मतलब कि इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन में था कि हार मान लेना। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई लड़का जो 10th लेवल का भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा, मतलब अच्छे से 10th लेवल तक भी पढ़ा होगा, तो वो हिंदी आसानी से कर लेगा। हिंदी के लिए आप लोग ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं फिर भी मैं हिंदी में थोड़ा सा और कुछ आगे से पूछ दे तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप समास पढ़ लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिए। यूट्यूब से आप जा करके 10-10 मिनट का किसी का वीडियो पढ़ लीजिए। ज़्यादा अंदर का जा करके नहीं पढ़ना है, ऊपर का बेसिक मतलब सतही ज्ञान पूछते हैं, लेकिन आपका समझदारी उसमें डेवलप करना है। ज्ञान सतही ही रहता है, क्वेश्चन सतही मतलब कि ज़्यादा डेप्थ लेवल का नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को मतलब समझदारी से बनाना पड़ेगा, तब जा कर के वो क्वेश्चन आप बना पाइएगा। मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे साथ सबसे बड़ी मतलब कि मैं अनुभव किया हूँ कि जो अगर मान लीजिए कहीं पे मैं सेट प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ पे मेरा
अगर 1 घंटा समय लगता है अगर सेट प्रैक्टिस करने में, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा 1 घंटा 45 मिनट से 50 मिनट तक मुझे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं टाइम। क्योंकि जब आप सेट प्रैक्टिस करते हो तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, फिर भी आप उसको क्या करते हो, कुछ भी टिक कर देते हो। लेकिन एग्ज़ाम में आप टिक करने से पहले बार-बार उसके बारे में सोचते हो कि क्या लगाऊँ, या फिर कोई अगल-बगल का बता दे। ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं, इस वजह से हम लोग को टाइम एग्ज़ाम में ज़्यादा लगता है। तो टाइम का आप लोग मैनेजमेंट करें। किसी भी पहले सबसे पहले एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग क्या करें कि पहले जितना क्वेश्चन आपको, एक बार आप पूरा क्वेश्चन को 1 से लेकर के 100 तक पढ़ते जाओ, ठीक है? और उसमें से जो क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है, एकदम सही हो रहा है कि नहीं, हम जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री अब कौन है, तो इस लेवल का जितना भी क्वेश्चन एक सेकंड, तो इस लेवल का जितना भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप उसी समय बना लीजिए। अब जैसे मेरे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि बिहार में कितने ज़िले हैं, अब इसको बाद के लिए क्यों छोड़े, जब मुझे कन्फर्म पता है कि बिहार में 38 ज़िले होते हैं, तो इसके लिए मैं बाद में इसको क्यों छोड़ूँ, उसी समय बना लूँगा। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं आप पहले बना लें। मेरा क्या हुआ कि जब मैं बनाया पहला बार क्वेश्चन, तो मेरा 74 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन चुका था पहली बार में ही, और उसमें करीब मुझे टाइम लग गया 45 से 50 मिनट मुझे टाइम लग गया। बाकी बाकी जो सारे क्वेश्चन थे उसको मैं सॉल्व करने में मुझे, मतलब समझ लीजिए कि इतना सारा क्वेश्चन मैं 45 से 50 मिनट में सॉल्व कर लिया, लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चन थे उसमें मुझे बहुत समय लग गया उसको सोचने में। ये लोग मतलब क्वेश्चन अभी का जो एग्ज़ाम है उसमें कथन निष्कर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें सोचना पड़ जाता है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या एक 2 सही है, उसका सही स्पष्टीकरण है। इस टाइप के ये लोग क्वेश्चन देते हैं। रही बात फिर साइंस का, तो साइंस के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग 9th और 10th का एनसीईआरटी आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हैं, पढ़ने का मतलब देखिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पढ़ने का मतलब होता है कि उसका कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले। ये मेरा मानना है कि कभी भी आप एनसीईआरटी को पढ़े तो उसको समझने के व्यू से पढ़े, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन मतलब कि जो टीचर जो बनाता है ये क्वेश्चन बाहर वाला, जैसे जो कोचिंग वाले टीचर लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो जो पहले से प्रीवियस ईयर चला आ रहा है उसी टाइप के बना देते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम वाले जो सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन को सेट करते हैं, वो लोग मतलब बहुत पता नहीं एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन सेट करते हैं, एक समझदारी टाइप का क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे मेरे ही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था जो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन से ही था, जबकि मेरा साइंस थोड़ा ठीक है, फिर भी मुझे वो क्वेश्चन को समझने में मतलब समय लग गया। तो इसी तरह से साइंस का आप 9th-10th का मैं बोलूँगा कि 9th-10th का एनसीईआरटी को आप लोग समझदारी के साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार आप लोग पढ़े। पहला बार आप पेंसिल से हाइलाइट करके पढ़े, दूसरा बार आप पेन से उसमें यूज़ करें, तीसरा बार हाइलाइटर यूज़ करें। इस तरह से करके अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, तो मैं इतना तो बता। इंग्लिश का देखिए भाई, अगर आप लोगों का इंग्लिश थोड़ा-सा ठीक है तो आप इंग्लिश का थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। ये लोग का फेवरेट चीज़ है कि एक्टिव पैसिव वॉइस पूछता ही है, बहुत होगा तो नरेशन पूछ लेते हैं ये लोग, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पूछ लेते हैं, कुछ एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, कुछ सिनोनिम्स पूछ लेते हैं ये लोग, या फिर किसी मतलब कि वर्ड के लिए कोई फिल इन द ब्लैंक्स उसमें डाल देते हैं, उसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बस इतना ही देख ले तो आप लोगों का हो जाएगा। और रही बात एक्स्ट्रा कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ मेरा मानना है कि अगर आप 60 से 65 कर लेते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि अगर किसी भी भाई का 55 प्लस भी है तो वो अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि रनिंग करने में भाई मैं रनिंग किया हूँ, करीब मैं 1 साल ट्रेनिंग भी किया अपने जॉब में, प्लस में रनिंग, और उससे पहले मैं लगभग 6 से 8 महीना मैं रनिंग किया था। मेरा टाइमिंग शुरुआत में 8 मिनट लगता था, तो उसको 6 मिनट के अंदर आने में करीब मेरे को 6 महीना लग गया था। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप रनिंग कभी नहीं किए हैं, अगर आपका 55 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग रिज़ल्ट आने का वेट मत कीजिए, क्योंकि ये लोग अभी रिज़ल्ट देंगे नहीं, लेकिन जब देंगे तो आप लोग को टाइम नहीं देंगे ये लोग। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी से ही थोड़ा एग्ज़ाम मतलब कि रनिंग करना स्टार्ट कर दें, यही सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो फिर आप लोगों का अगर रिज़ल्ट भी हो जाता है, फिर फिजिकल में आप रह जाते हैं, तो फिर एग्ज़ाम निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो इसी तरह के लिए और भी बहुत पहला वीडियो है मेरा, तो मैं उतना अच्छे से नहीं बोल पाया, लेकिन मैं आप लोग को धीरे-धीरे कोशिश करूँगा कि बहुत सारा टिप्स देते रहूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, प्लस में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से मैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।